हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पीएफआई और भीम आर्मी की मिलीभगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हुई हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह पर्दा उठ सके। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. यूपी में दंगे भड़काने की साजिश में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी और उसके बाद फिर पूरा यूपी चपेट में आ जाता। हाथरस कांड में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। मामले के चारों आरोपियों ने जेल से पुलिस को चिट्ठी लिखी है और खुद को बेगुनाह बताया है। आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपियों के मुताबिक पीड़िता की मां और भाई ने पीड़िता की पिटाई की थी। आरोपियों के घरवाले भी बार बार अपने बेटों को बेकसूर बता रहे हैं। पुलिस को लिखी चिट्ठी में आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता से उसकी दोस्ती थी और फोन पर कभी कभार बात भी होती थी। आरोपियों की चिट्ठी सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने हैरानी जताई है। उन्होंने आरोपियों की चिट्ठी को नई साजिश बताई है। पीड़ित परिवार बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है और मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार की ओर से याचिका लगाई है, जिसमें परिवार के लोगों से मिलने जुलने की इजाजत देने की मांग की गई है। हाथरस कांड में अब एक वीडियो सामने आया है जो घटना के दिन का यानी 14 सितंबर का बताया जा रहा है। उस वीडियो में घटना स्थल के पास 4 हंसिया पड़े दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त वहां कुछ लोगों के मौजूद होने के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त पीड़िता की मां महज 3 मीटर की दूरी पर थी और किसी भी हाल में बेटी की चीख सुन सकती थी। हाथरस केस की हकीकत सामने लाने के लिए एसआईटी ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। टीम के सदस्य गुरुवार को भी वारदात की जगह पर पहुंचे। अब तक केस से जुड़े 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इस बीच यूपी के सीएम ने एक बार फिर हाथरस कांड को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा है। ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहाँ ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। हाथरस को लेकर सियासत भी खूब सुलग रही है। जयंत चौधरी पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की लाठी का दर्द भूल नहीं पा रहे हैं। लाठी चार्ज को लेकर मुजफ्फरनगर में जाटों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें एक ही मंच पर दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला दोनों नजर आए। रिहाई के दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को इसी शर्त पर जमानत दी है कि वो लगातार 10 दिनों तक मुंबई पुलिस के सामने हाजिरी लगाएंगी। उधर सुशांत के परिजनों ने सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की और केस को लेकर चर्चा की। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या
68 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 971 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,05,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। सर्दियों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। आज तक से खास बातचीत में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सर्दियों में कोरोना केस बढ़ सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि प्रदूषण से भी कोरोना के बढ़ने का खतरा है। उन्होंने बताया कि अगर हवा में प्रदूषण 1 पॉइंट भी बढ़ा तो कोरोना केस 8 से 9% बढ़ जाएंगे। Mask should be worn. You're very right that pollution will lead to increasing number of cases. There are now studies which have come out for COVID-19 and air pollution. There is a study from China. There is a study from Italy also. Both these studies show, these are modeling studies and based on surveillance data, which show that areas where air pollution levels go up, just a mild 1 point increase in PM 2.5 leads to almost a 8 to 9% increase in COVID-19 cases. शिरडी में साईं बाबा के मंदिर को खोलने के लिए श्रद्धालुओं की मांग बढ़ती जा रही है। साईं मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं ने बाबा की आरती की और मांग रखी कि मंदिर को दर्शन के लिए खोला जाए। कोरोना की वजह से 17 मार्च से ही साईं दरबार श्रद्धालुओं के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम मचा है। गुरुवार को बीजेपी ममता सरकार को घेरने के लिए नबना चलो आंदोलन का आह्वान किया तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग किया और आगजनी की। प्रजातांत्रिक तरीके से हम नरवान का घेराव करना चाहते हैं, किंतु ये लोग अप्रजातांत्रिक तरीके से, तानाशाही तरीके से आज पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार चुनाव में पहले फेज के मतदान के लिए नामांकन की मियाद खत्म हो गई। आखिरी दिन कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी ने भी पर्चा दाखिल किया है। नीलम देवी निर्दलीय विधायक के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगी। दरअसल बाहुबली पति और उनकी पत्नी की रणनीति ये है कि दोनों में से किसी एक का नामांकन रद्द हो तो कम से कम दूसरा चुनावी मैदान में डटा रहे। बालिका गृह कांड से चर्चा में आई मंजू वर्मा को जेडीयू ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मंजू वर्मा को लेकर आरजेडी ने सवाल खड़े किए और कहा कि जेडीयू का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। आरजेडी के वार पर जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा कि उन पर जो भी आरोप लगे थे उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मगर अब तक उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बिहार के चुनावी मौसम में भागम भाग बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे और पूर्व नगर विकास मंत्री अवधेश कुशवाहा पीपरा सीट को बीजेपी के खाते में जाने से बेहद नाराज हैं और उन्होंने जेडीयू छोड़कर निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री पर घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद जेडीयू ने टिकट नहीं दिया था। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जल्द रिहाई के लिए अर्धनग्न होकर बेतुका प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को मना किया, जब नहीं माने तो जमकर लाठियां बरसी। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेता को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब में किसान अब भी रेल रोको आंदोलन पर डटे हैं। मोगा में किसान पिछले 8 दिनों से रेल की पटरियों पर डटे हैं। वहीं लुधियाना में टोल प्लाजा पर डटे किसानों ने टोल बूथ को अपने कब्जे में कर लिया है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में किसानों ने अनाजों की एमएसपी को लेकर अनाज मंडी में धरना प्रदर्शन किया, जहां किसानों का आरोप है कि 2015 से सरकारी मंडियों में किसानों से सरकार अनाज नहीं खरीद रही है। उधर हरियाणा के सिरसा में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। गुरुवार की शाम केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पासवान के निधन की जानकारी उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी। रामविलास पासवान पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती थे।
कुछ दिन पहले उनके हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। रामविलास पासवान के आखिरी दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर 12 जनपद पर उनके आवास पर रखा जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर ले जाया जाएगा। कल सुबह 10 बजे पटना में अंतिम संस्कार होगा। रामविलास पासवान के निधन से सियासी गलियारे में सन्नाटा पसर गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है, मैंने अपना एक मित्र खो दिया है। उनके जाने से देश में जो खालीपन पैदा हुआ है उसे भर पाना मुश्किल होगा। रामविलास पासवान के निधन की खबर आते ही अस्पताल में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। एक के बाद एक करके सियासी दिग्गजों ने रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अस्पताल पहुंचकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आज तक। तो क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। एक के बाद एक कई ट्वीट करके अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान ने बिहार के विकास के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने लिखा कि रामविलास पासवान का व्यक्तित्व बेहद साधारण था। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव ने खास अंदाज में रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पासवान के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उन्हें भारतीय सियासत का हस्ताक्षर बताया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी रामविलास पासवान को याद किया। और मेरा तो 30 साल का संबंध रहा। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। बिहार में ऐसे विरले नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर और पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। पूरी पार्टी मर्माहत है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में कल रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश कर्मवीर उर्फ काला पकड़ा गया। उसे दोनों पांव में गोली लगी है। उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। एनकाउंटर के दौरान 11 राउंड फायरिंग हुई। बदमाशों से हथियार भी बरामद हुए हैं। हैदराबाद में गो कार्टिंग खेल के दौरान खौफनाक हादसा हो गया, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। गाड़ी चलाने के दौरान छात्रा के बाल पहिए में फंस गए, जिसके चलते छात्रा घिसटते हुए नीचे गिर गई और उसका हेलमेट भी टूट गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सीकर में बैंक लूटने की कोशिश में एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हथियार के साथ बैंक में घुसे लुटेरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 1.25 करोड़ नकद और सोना लूटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और भाग खड़े हुए। पुलिस को खबर मिलने पर तलाशी शुरू हुई तो पास के ही इलाके में एक संदिग्ध मिल गया। पुलिस ने इसे रोका तो ये दौड़ लगाने लगा, लेकिन 2 सिपाहियों ने भागकर इसे दबोच लिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधम सिंह नगर में एक फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ हुआ है। अस्पताल में इलाज करवाने गई एक महिला को ऑपरेशन के दौरान कई बार बेहोशी की दवा दे दी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसने स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल की शिकायत की। जांच हुई तो अस्पताल के सारे कागजात फर्जी पाए गए, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 वर्षीय युवक एएमयू का पूर्व छात्र था। 2 लोग उसे घर से बुला कर ले गए थे। बाद में उसकी लाश यूनिवर्सिटी के मैदान में मिली। युवक के सिर पर गोली लगी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बुल्ढाना में किसानों के खून पसीने की कमाई में अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। 2 किसानों ने 100 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन की फसल कटवाकर खेत में रखी थी, लेकिन रात में किसी ने पूरी फसल जला डाली। इस घटना में किसानों को करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। पुलिस को अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं मिला है। राजस्थान के करौली में गांव के दबंगों ने मंदिर के पुजारी को आग के हवाले कर दिया। पुजारी की हालत गंभीर है, उसे जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुजारी का मंदिर से सटी जमीन को लेकर गांव के दबंगों से विवाद चल रहा है। दबंगों ने कब्जे की नीयत से जमीन पर अस्थायी निर्माण कर लिया था। पुजारी के विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने नागोर्नो काराबाख के पास के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी के लिए आर्मेनियाई सेना को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अजरबैजान ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने आर्मेनियाई सैनिकों को खदेड़ते हुए उनके कई टैंक और गोला बारूद का जखीरा अपने कब्जे में कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट वर्चुअल हुई तो वो हिस्सा नहीं लेंगे। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो बाइडेन के वर्चुअल डिबेट कराने के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। अमेरिका चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी विफलता करार दिया। रूस के रियाजान इलाके में बारूद डेपो में विस्फोट के बाद जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। आग पर काबू पाने के लिए 36 दमकल गाड़ियों समेत करीब 400 फायर कर्मियों को लगाना पड़ा। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोगों को निकाला गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अखबारों में विज्ञापन के जरिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तलब किया है। लंदन में अपना इलाज करा रहे शरीफ को कोर्ट ने स्वदेश लौटने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है। दोबारा बढ़ते कोरोना मामलों के चलते फ्रांस की राजधानी पेरिस में सभी बार, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस आदेश में रेस्टोरेंट्स को अतिरिक्त सावधानियों के साथ खुले रहने की छूट दी गई है। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी काव्यत्री और साहित्यकार लुई ग्लक को दिया गया है। लुई को ये पुरस्कार आम लोगों के अस्तित्व को कविता के जरिए पूरी दुनिया से बेहतरीन तरीके से जोड़ने के लिए दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।